हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी परिवर्तन बोध चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में मैं मैथ की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और ये बिल्कुल ही प्रारंभ से क्लासेस शुरू होंगी। जैसे इसमें जो मैथ का एक पूरा का पूरा कोर्स जो है इस सीरीज के तहत हम कराएंगे। और जितने भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आगामी यूपीपी का हो, चाहे यूपीटीईटी हो, या फिर आने वाला सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, या आगे पीईटी का एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। पूरा मैथ का इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि मैथ में कैसे कैसे चलेंगे। देखिए, दो तरह का इसमें सिलेबस होता है। एक तो भाषिक पोर्शन है, एक अभाषिक पोर्शन है। यानी यह एक कह लीजिए कि फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कि मैथ में हमको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और इसके साथ ही जो हमारा चैनल है परिवर्तन बोध, उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और साथ में उसको खूब शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और उनके लिए ये उपयोगी ही सिद्ध होगा। बहुत अच्छी क्लासेस इस पर पढ़ी हुई हैं। और इस पूरी मैथ की श्रृंखला में हम ट्रिक्स के माध्यम से और जो भी नए तरीके हैं, नए कॉन्सेप्ट हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही चलेंगे। और क्योंकि देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ट्रिक्स कोई मायने नहीं रखेंगी, क्योंकि फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा कि आप जो है रट रहे हो चीज़ों को, बार बार ट्रिक्स जैसे रटते हैं, और ज़रा सा क्वेश्चन में कुछ चेंज किया, बस वो क्वेश्चन फिर नहीं लग पाता है। तो इसलिए एक बेसिक नॉलेज, बेसिक तरीका, और साथ में उसका ट्रिकी सोल्यूशन भी मैं दूंगा। तो देखिए, पहले तो जो हम पहला यूनिट है हमारा, यूनिट फर्स्ट जो है, उसमें हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फिर वर्ग निकालने की और घन निकालने की शॉर्ट ट्रिक, वर्गमूल और घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक, और इसके बाद में फिर हम आएंगे घातांक करनी पर, घातांक व करनी, पावर एंड सर्ट्स। और फिर इसके बाद हम आएंगे लासा मासा, एलसीएम व एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फिर जो है सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। तो ये पहली यूनिट में हम अभी पढ़ाएंगे आपको। ये किसी भी एग्ज़ाम में 6 से 7 क्वेश्चन जरूर आता है। समझ लीजिए, अगर यूपीपी आगामी यूपीपी परीक्षा है तो उसमें अगर 25 क्वेश्चन आने हैं तो 6-7 क्वेश्चन आना ही आना है। यूपीटीईटी की परीक्षा है, उसमें भी 5-6-7 क्वेश्चन आते ही हैं 30 में। और फिर आगे कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे हमारा एसएससी का एग्ज़ाम है, या फिर कोई अन्य यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो देखिए नंबर्स तो क्वेश्चन डायरेक्ट आते ही आते हैं, लेकिन ये आगे की मैथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे टॉपिक्स। अगर इनको आपने अच्छे से सीख लिया तो फिर ये समझ लीजिए कि फिर आगे मैथ के टॉपिक्स को करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इन्हीं में कैलकुलेशन करने में इन टॉपिक्स से इतनी आसानी हो जाएगी कि भाई, जैसे आपका लासा मासा क्लियर है, एलसीएम एचसीएफ क्लियर है, नंबर सिस्टम हो गया, ये नंबर सिस्टम है, स्क्वायर एंड क्यूब है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट है, पावर सर्ट्स हैं, एलसीएम एचसीएफ है, और सिंप्लीफिकेशन है। तो ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे से तैयार कर लिया तो समझ लीजिए आधी से ज़्यादा मैथ आपको आ गई। फिर आगे है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, देन जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क एंड टाइम। तो ये सब चैप्टर्स हैं। फिर मेंसुरेशन है, उसमें हमारा जो है क्षेत्रफल, आयतन आता है, एरिया एंड वॉल्यूम। और देन जो है एडवांस मैथ में जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड जो आपका बीजगणित या अलजेब्रा। तो कुछ अलजेब्रा की इक्वेशन सरलीकरण में भी आ जाएगी, सिंप्लीफिकेशन में भी आ जाएगी, तो उसको हम फिर करेंगे। तो ये हमारी जो श्रृंखला है, इसमें 8-10 क्लासेस होंगी, और एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इनको पहले क्लियर कराएंगे, ताकि आपका समय रहते रिवीजन भी हो जाए। यूपीटीईटी की डेट जब भी टल गया है एग्ज़ाम, तो टाइम है आपके पास में 15-20 दिन का अभी, और उसके साथ में आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा, प्लस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में जो भी कहीं भी कन्फ्यूज़न होगी वो भी दूर हो जाएगी।
तो नंबर फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं हम संख्या पद्धति से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि क्या कैसे नंबर्स के बारे में इसमें बताया जाता है। तो हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। तो देखिए नंबर्स में, मैथ में, नंबर सिस्टम में दो तरह के नंबर्स को डिवाइड किया गया है, एक वास्तविक संख्या रियल नंबर्स और इमेजिनरी या अभिकल्पित संख्या। तो इनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, वास्तविक यानी रियल और इमेजिनरी यानी कि अभिकल्पित, या फिर इन्हीं को आप काल्पनिक भी कह सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको जैसे सीधे सीधे पूछता हूँ कि मान लीजिए हमको 36 का जो है या 25 है, 25 का हमको वर्गमूल लेना है अगर, तो हम सीधे सीधे 5 बोलेंगे, लेकिन ये एक अधूरा आंसर है मैथ में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये +5 नहीं होगा, ये दोनों आंसर हो सकता है प्लस और -5, ऐसे ही लिखा रहता है, क्योंकि +5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 25 आएगा। अब हम कहें यही -25 का वर्गमूल क्या होगा, तो अब यहाँ अगर हम -5 लिख देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो +25 हो जाएगा, ना कि -25। तो यहाँ से क्या क्लियर है कि अगर कोई ऋणात्मक संख्या है और उसका रूट लिया जा रहा है तो फिर उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि रूट की वैल्यू तभी डिफाइन होगी जब रूट के अंदर लिखी संख्या पॉजिटिव हो। तो इस तरह के नंबर्स को हम इस कैटेगरी में रखते हैं, अभिकल्पित संख्या में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम उसके नंबर्स को डिफाइन क्लियरली नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे रूट -25 है तो इसके दो पार्ट कर लेंगे, एक रूट -1 अलग कर देंगे और रूट 25 अलग कर देंगे। अब यहाँ पर इस पार्ट को आई बोलते हैं, ये 5 हो जाएगा, तो 5i, आई का मतलब इमेजिनरी, तो ये 5i के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ जो i एक टर्म है यही बताता है कि ये संख्या काल्पनिक है और i की वैल्यू होती है -√-1। अगर i स्क्वायर बोलें तो यही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका स्क्वायर जो है वो निगेटिव वैल्यू होगा, यानी कि -1 इसका अगर हम करेंगे i स्क्वायर तो ये -1 आएगा। बाकी मैथ में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर जो है वो निगेटिव वैल्यू जाए, ठीक है। बाकी ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में a+ib के रूप में भी नंबर्स होते हैं, ये भी एक तरह से काल्पनिक नंबर्स के रूप में ही आएंगे। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। बाकी ज़्यादा हमको कॉम्पिटिटिव मैथ्स की जो भी क्लासेस हैं उसमें हमको ये इतना देखना नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे वास्तविक संख्या पर आएंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ आपको, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि विदाउट रिवीजन जो है और विदाउट प्लानिंग कोई भी स्टडी सक्सेस नहीं हो पाती। स्टडी खाली नहीं करना है, क्योंकि जैसे बहुत से छात्र हैं दिन भर पढ़ते रहते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनको सक्सेस इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है कोई। तो विदाउट स्ट्रेटजी, विदाउट प्लानिंग जो हार्ड वर्क है उसके बेकार होने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि कैसे स्ट्रेटजी बना के हमको पढ़ना है। तो वो आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे सारी क्लासेस में, तो बीच बीच में मैं बताऊंगा ज़रूर कि कैसे हम मैथ को कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। ये तो सबसे पहले तो आप एक काम ज़रूर किया करिए, सुबह अगर उठते हैं तो उठने के बाद तुरंत जो है 10, 15, 20 कैलकुलेशन सिंपल, गुणा, भाग, जोड़, घटाओ, और कोई कहीं से लेना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 10-15 मिनट एक पेपर पेन उठाना है, कोई भी नंबर जो भी दिमाग में आए 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है, कोई भी एक नंबर को 18 से 17 से 13 से डिवाइड कर लेना है, और पॉइंट नहीं पूरा डिवाइड हो रहा है, पॉइंट्स में 5-6 स्थान तक वैल्यू निकाल लेनी है। और ये अगर आप डेली सुबह जो है अगर थोड़ी देर केवल 10 से 15 मिनट अगर आप करते हो तो यकीन मानिए कि मात्र 1 से 2 वीक के अंदर आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा और गलतियों के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और इसका दूसरा लाभ ये है कि ये
एक मेडिटेशन का तरीका भी है। हम अपने स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ हैं संस्था में, उनको मैं बताता हूँ कि मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे जब भी उठिए आप, उठने के बाद सबसे पहला काम यही करिए कि 10 मिनट जो है पेपर पेन पे अच्छे से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो नींद तो खुली जानी है उस मैथ के कैलकुलेशन में, प्लस जो है साथ में आपकी मेमोरी पावर भी बहुत इंक्रीज़ होने लगेगी धीरे धीरे, और मैथ में तो लाभ मिलना ही है कैलकुलेशन पार्ट। तो ये करके देखिए और यकीन मानिए बहुत इफेक्टिव तरीका है, बहुत अच्छे से आपको मैथ में कैलकुलेशन पार्ट जो है बहुत सुधर जाएगा। तो अभी हम इसका कैलकुलेशन पार्ट का भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि इसमें जो हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, तो जब इधर थोड़ा सा वास्तविक संख्याओं के बारे में बता दें पहले, फिर उसके बाद रियल नंबर्स के बारे में बताने के बाद हम कुछ जोड़ घटाव की ट्रिक, गुणा भाग की ट्रिक, कैसे जल्दी से जल्दी भाग कर लें, कैसे जल्दी से जल्दी गुणा कर लें, इनकी भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा। बस ये है कि अंत तक वीडियो में बने रहिए। दूसरा, सारी इस सीरीज की जितनी भी क्लासेस हैं उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप एक क्रम से नहीं देखेंगे, बीच बीच में मान लीजिए देखते हैं तो वो फिर मिस हो जाता है कोई चैप्टर, फिर वो लिंक अप नहीं हो पाता, लिंक नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा आप जो है एक क्रम में चलिएगा। अब आइए देखते हैं, ये काल्पनिक संख्या का तो कोई खास रोल नहीं है, लेकिन अब हम वास्तविक संख्या के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो वास्तविक संख्या को ही डील करना है पूरे मैथ में, और अब वास्तविक संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो वास्तविक संख्या जो है, जैसे रियल नंबर्स जो हैं, इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक बांटा गया है रेशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या कहते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों में कि क्या है आखिर, और एक है अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों में। तो एक देखिए रटी रटाई परिभाषा है कि जिन नंबरों को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन तो क्या इर्रेशनल नंबर को किस रूप में फिर लिखेंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं जिन पर रूट लगा हो, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो फिर इर्रेशनल नंबर हैं। तो अगर मान लीजिए रूट ना लगा हो, दशमलव में हो, तब फिर कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वो इर्रेशनल है कि रेशनल है। तो यहाँ देखिए एक सीधी सी परिभाषा तो ये है ही है परिमेय संख्याओं की, कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब p/q का मतलब ये नंबर्स ही हैं 2, और p और q में q जो है उसको 0 नहीं होना है। ठीक है, तो q को 0 नहीं होना है, बाकी q कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, p भी कुछ भी हो सकता है, p 0 हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। p 0 होगा तो p/q भी 0 हो जाएगा। अगर q 1 है तो वो संख्या फिर जो है हमारा p को अगर कुछ लेंगे तो वो पूरी पूरी संख्या बन जाएगी। तो इसमें अभी आगे डिवीजन और होगा परिमेय संख्या में, कि नेचुरल नंबर्स हैं, फिर पूर्णांक हैं, तो इस तरह के नंबर्स का डिवीजन होगा, अभी आगे उसको बताएंगे। तो जिन नंबर्स को p/q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं वो सब की सब परिमेय आएंगे। तो p/q के फॉर्म का मतलब जैसे 3 भी है p/q के फॉर्म में, 5 भी है, 8 भी है, या फिर 2/3 है, 1/7 है, या 1/8 है, 2/5 है, ये सब नंबर जो हैं परिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए ये जो हैं ये फ्रैक्शन है, मतलब ये भिन्न में है, ये सब पूर्णांक हैं। तो ये भी एक कैटेगरी है, ये अभी आगे इसी चैप्टर में हम अभी आगे बताएंगे कि क्या कैटेगरीज और हैं। बाकी अब अपरिमेय संख्या क्या है। तो देखिए जो नंबर्स अगर हम p/q के फॉर्म में नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो वो तो अपरिमेय तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे, बट इनका एक बहुत छोटा सा है। देखिए आपको ध्यान से देखिए, अगर कोई नंबर है, जैसे ये नंबर ही हैं, तो अगर या तो पूर्णांक होगा या भिन्न होगा, तो भिन्न को हम दशमलव में भी बदल सकते हैं। अब ये जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक तो दशमलव के बाद जो पूरा मान दे दें, टर्मिनेट हो जाएं, उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं या शांत दशमलव कहते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो दशमलव के बाद उनका क्रम चलता रहता है, शांत नहीं होते हैं, उनको अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो 2 तरह की होती हैं, एक शांत और एक अशांत। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, ये हमारा शांत दशमलव है, लेकिन ये वाला जो 1/7 है या 2/3 है, ये दोनों जो हैं ये अशांत दशमलव में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि इनकी वैल्यूज़ कहीं रुकेगी नहीं, टर्मिनेट नहीं होगी, दशमलव के बाद जो है वो अनंत काल तक चलती रहेगी।
तो ऐसा नहीं है ये दशमलव के बाद कोई नंबर अशांत हो तो वो तुरंत अपरिमेय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ संख्याएं हैं जो दशमलव के बाद, दशमलव वाली संख्याएं हैं वो अशांत रहती हैं, लेकिन अगर ये भिन्न रूप वाली को हम दशमलव में बदलेंगे और वो अशांत दशमलव है, मान लीजिए दशमलव के बाद में चल रहा है, तो वो फिर कहीं ना कहीं से किन्हीं ना किन्हीं नंबरों का रिपीटिशन या पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगा। यही एक अंतर है अपरिमेय और परिमेय में। तो अपरिमेय संख्याएं भी अशांत हैं, अशांत दशमलव वाली ही होंगी अपरिमेय, लेकिन इनमें कहीं भी पुनरावृत्ति किसी भी नंबर की शुरू नहीं होगी। लेकिन जो परिमेय संख्याएं हैं इनमें पुनरावृत्ति होगी। तो इसीलिए अगर कोई दशमलव में नंबर व्यक्त है अपरिमेय में, तो ये कैसा होगा, ये एक तो अशांत तो होगा ही, पहली चीज क्वालिटी तो इसकी अशांत है, और दूसरा अशांत है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो पुनरावृत्ति भी नहीं होगी इसमें, नॉन रिकरिंग बोलते हैं या नॉन एक रिपीटिंग कहते हैं इसको, यानी पुनरावृत्ति नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इनमें, इन नंबर्स में पुनरावृत्ति नहीं होगी। और ये आप ध्यान रखिए कि कोई भी नंबर, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में 4 अंक दे दिए और दशमलव के 4 अंक हैं और उसमें पूछ लेगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या हैं या कौन सी है इसमें अपरिमेय संख्या। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। जैसे देखिए एक नंबर मान लीजिए इस तरह से है 0.3527 और एक नंबर इस तरह से 0.35201359 ऐसे डैश 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 डैश। अब देखिए इसमें क्या है, ये दोनों ही अशांत हैं, लेकिन ये जो नंबर है इसमें देखिए 527 527 527 ऐसे ही रिपीटिशन शुरू है, और 527 527 527 का इसका जो है पुनरावृत्ति चल रहा है। लेकिन ये जो नंबर है इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं, 35 बीच में आया है लेकिन फिर उसके बाद दूसरा नंबर आ गया, यहाँ 2 आया था। तो ये जो नंबर है इसको तो हम कह सकते हैं ये परिमेय है, लेकिन ये जो नंबर है ये अपरिमेय है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय में यही अंतर है कि अपरिमेय संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यही सबसे बड़ी पहचान है। और सामान्यतः जितने भी अंक जो पूर्ण वर्ग नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनको इस कैटेगरी में रख देते हैं, जैसे √2 है, √3 है, ये सब नंबर √7 है, √5 है। इनका मान जब हम निकालेंगे तो ये फिर जो है समझ लीजिए कि हमेशा चलता रहेगा और कहीं भी रिपीट नहीं होगा, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो इसीलिए इनको हम अपरिमेय कह देते हैं, क्योंकि फिर इनका कोई रैशनैलिटी नहीं रह गई, ये कहीं फिर उस तरह से लाई नहीं कर पाएंगे, रैशनैलिटी नहीं रहेगी। तो सिर्फ और सिर्फ अशांत दशमलव नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जैसे 2/3 है या 1/3 की वैल्यू अभी हम रखते हैं 0.3333, लेकिन इसको हम परिमेय ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपीटिंग जो है जो करेक्टर है इसका ये आ जाता है। ठीक, अब एक बड़ा क्वेश्चन यूपी टीईटी या कोई भी टीईटी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़रूर पूछा जाता है, तो उसको एक करेक्टर है पाई, जो कि यहाँ तो रूट लगा हुआ है, लेकिन आपने पाई की वैल्यू देखी होगी 3.14 डैश 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 चलती रहती है, तो उसको एक करेक्टर दे दिया गया है, उसको कहा गया है पाई। तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो एक पाई है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है 3.14 और इस तरह से अभी तक जितने भी मैथमेटिशियन हैं ये नहीं जान पाए हैं कि ये कहाँ से रिपीटिशन होगा क्या है। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि पाई कैसा संख्या है तो हम उसको इरेशनल ही बताएंगे, उसको हम इसी अपरिमेय की कैटेगरी में ही रखेंगे और रेशनल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर पाई की वैल्यू दिया हुआ है 22/7 को पूछे तो वो एक मान लिया गया है, एक 22/7 के चूंकि बहुत करीब है पाई की वैल्यू, तो इसलिए 22/7 को हम इधर रखेंगे। तो अगर पाई के मान पूछे 22/7 कैसी संख्या है तो इसको आप परिमेय में ही रखेंगे, परिमेय लगाएंगे। लेकिन अगर पूछता है पाई कैसी संख्या है तो ये अपरिमेय में जाएगा। तो एक ये चीज़ था। अब हम जो है अपरिमेय का भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, इनको भी अगर इस तरह से भी कोई संख्या है a+
बी रूट समथिंग कुछ है, अगर मान लीजिए, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये a प्लस रूट बी है, और b जो है जहाँ b परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नंबर भी जो है अपरिमेय होगा। a इंटू रूट बी है, ये भी अपरिमेय होगा। a माइनस रूट बी है, तो अगर ये रूट भी परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, तो ये सब भी अपरिमेय बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याएं, वो चाहे जोड़ हों, चाहे घटाव हों, चाहे गुणा हों, चाहे भाग हों, वो अपरिमेय ही कहलाएंगी। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, 3 प्लस रूट 2 है, तो इसको अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। 3 माइनस रूट 2 है, इसको अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। 3 इंटू रूट 2 हो, चाहे 3 बाई रूट 2 हो, ठीक है। अब यहाँ पर आगे अभी सरलीकरण में बताएंगे कि हर में अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो उसको हम जो है सिंप्लीफाई करके हर का परमेयीकरण उसको बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो करके हम उसको बदल सकते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, उसको जो है थोड़ा सही कर सकते हैं। तो वो आगे अभी आगे की क्लासेस में बताएंगे। लेकिन यहाँ अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से, परिमेय संख्याओं को किन किन चीज़ों में बांट के हमको पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम चैप्टर में सबसे जो शुरुआत करनी है परिमेय संख्याओं में, इन्हीं को हमको पढ़ना है, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे पहला है हमारा प्राकृत संख्या, या प्राकृतिक भी कह देते हैं, या नेचुरल नंबर कह देते हैं, नेचुरल नंबर्स। और फिर ये सब परिमेय संख्या के ही भाग हैं। फिर पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं, होल नंबर होता है। फिर इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। अब इनमें पूर्णांक में दोनों, अब जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा। 0 को भी ले लें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर बन जाती हैं। इंटीजर में आपको पता है 0 के दोनों तरफ 1 2 3, और इधर -1 -2 ये सब, तो ये नेगेटिव इंटीजर है, ऋण पूर्णांक, और इधर ये धनात्मक पूर्णांक है, धन पूर्णांक। और 0 को उदासीन अंक कहते हैं, न्यूट्रल नंबर कहते हैं। फिर देखिए, जो पूर्णांक नहीं है, किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच की कोई वैल्यू है, तो वो हमारी भिन्न कहलाएगी, फ्रैक्शन कहलाएगी। अब भिन्न का जब चैप्टर, अब देखिए ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। अब जैसे प्राकृत संख्या पर क्वेश्चन आता है, पूर्णांक पर क्वेश्चन, पूर्णांक से तो कोई रिलेटेड उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन भिन्न का पूरा एक चैप्टर, दशमलव और भिन्न, भिन्न में भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर भिन्न होती हैं, उनको आगे बताया जाएगा। फिर एक कैटेगरी है सम और विषम की, इवन और ऑड की, तो इवन एंड ऑड की कैटेगरी भी है। और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिविजिबल एंड प्राइम नंबर, जिसको भाज्य और अभाज्य कहते हैं। तो ये डिविजिबल नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है। और फिर एक है सह अभाज्य होता है, को प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और एक कुछ ट्विन प्राइम भी होता है, जुड़वा अभाज्य जिसको कहते हैं, उसके बारे में भी हमको बताना है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, जुड़वा अभाज्य, यानी इसको ट्विन प्राइम कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं में इन्हीं पर हमको डिस्कशन करनी है, और इन्हीं पर हम जो है क्लासेस जो है आगे एक एक क्लास, एक एक सीरीज करते जाएंगे। तो अभी अब दूसरा लेक्चर जो होगा वो यहाँ से शुरू होगा, प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्या और सम और विषम का जो क्वेश्चन आता है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे। प्राकृत संख्या और सम और विषम के इनके सम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मीन्स इनके योग से और इनके वर्गों के योग से, इनके घनों के योग से, मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इन पर फॉर्मूला बेस भी आता है, प्लस सक्सेसिव नंबर्स से रिलेटेड आते हैं, कुछ क्रमागत प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और वैसा ही इवन एंड ऑड में भी है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप ज़रूर जो है इस चैनल को और सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगा हो। और आगे की सीरीज़ में मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो कि आए हुए क्वेश्चंस हैं यूपी टीटी में या यूपीपी में या एसआई में, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए जो यूज़फुल क्वेश्चंस होंगे उनको मैं ज़रूर करवाऊंगा आपको। और एक चीज़ और, जो मैथ की नेक्स्ट क्लास में मैं उसमें मैथ की जो कैलकुलेशंस की ट्रिक हैं उनको मैं ज़रूर पहले बता दूंगा। वो इसी के साथ आ जाएंगी, जब इनको बताना शुरू करेंगे तो उसमें ट्रिक्स भी आ जाएंगी।
और बार बार रिवीजन करिए क्लास को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।